दोस्तों, ज्ञानशाला एकेडमी में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने भारत में शासन प्रणाली खंड से पूछे गए प्रश्नों को सॉल्व किया था। आज के वीडियो में हम विधायिका यानी कि केंद्रीय स्तर पर संसद और राज्यों के स्तर पर विधान परिषद से पूछे गए प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आइए बिना देर किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस प्रश्न को वर्ष 2015 की परीक्षा में पूछा गया है। पहला कथन है, भारत में किसी राज्य की विधान परिषद आकार में उस राज्य की विधानसभा के आधे से अधिक बड़ी हो सकती है। हम सभी जानते हैं भारत के राज्यों में विधायिका की दो तरह की स्थिति है। कुछ राज्यों में 2 सदन होते हैं और कुछ राज्यों में 1 सदन होता है। इस तरह जो राज्यों की विधायिका होती है वह राज्यपाल से और विधानसभा से मिलकर बनती है, और जहां पे दूसरा सदन भी होता है यानी कि विधान परिषद होता है, वहां पे राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद से मिलकर विधायिका बनती है। संविधान में प्रावधान किया गया है कि विधानसभा का आकार न्यूनतम 60 होगा और अधिकतम 500 होगा। कुछ राज्य इसके अपवाद हैं। ऐसे राज्य जिनकी जनसंख्या बहुत कम है उनके लिए यह छूट दिया गया है कि उनकी विधानसभा में सदस्यों की संख्या 60 से भी कम हो जाए। ऐसे राज्य हैं गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड। वहीं विधान परिषद के लिए संविधान में कहा गया है कि इसका आकार न्यूनतम 40 होगा, यानी यदि किसी राज्य में विधान परिषद है तो उस विधान परिषद में न्यूनतम 40 सदस्य होंगे या अधिकतम उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्य जितने होंगे उसके 1/3 होंगे। मान लीजिए कोई राज्य है ए राज्य में विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या है 120, तो विधान परिषद का जो आकार होगा वह मैक्सिमम 40 का हो सकता है। दूसरा एग्जांपल देख लीजिए। मान लीजिए एक राज्य है बी, इसका स्ट्रेंथ है 201, तो विधान परिषद का आकार हो सकता है 201 का तिहाई यानी कि 67। पहला कथन फिर से ध्यान से पढ़िए। भारत में किसी राज्य की विधान परिषद आकार में उस राज्य की विधानसभा के आधे से अधिक बड़ी हो सकती है, जबकि संविधान में कहा गया है कि 1/3 से अधिक नहीं हो सकती। तो यह कथन गलत हो जाएगा। यहाँ पे एक बात का और ध्यान रखिएगा, भारत में कुल 6 राज्य हैं जहां पे विधान परिषद है। ये 6 राज्य कौन कौन से हैं? तो एक है उत्तर प्रदेश, दूसरा है बिहार, तीसरा है महाराष्ट्र, चौथा है आंध्र प्रदेश, 5वां है कर्नाटक और 6ठा है तेलंगाना। तेलंगाना सबसे नया राज्य है जहां पे विधान परिषद का गठन किया गया है, और जो विधान परिषद के गठन की शक्ति है वो संसद के पास है। किसी राज्य में विधान परिषद का गठन संसद करता है, लेकिन उससे पहले विधानसभा को एक संकल्प पारित करना होता है जिस राज्य में विधान परिषद का गठन करना हो। दूसरा कथन है, किसी राज्य का राज्यपाल उस राज्य की विधान परिषद के सभापति को नाम निर्देशित करता है। आसान भाषा में विधान परिषद के जो सभापति होते हैं वो नामांकित होते हैं राज्यपाल के द्वारा। तो यह कथन गलत है। जो विधान परिषद के सभापति होते हैं उन्हें विधान परिषद के सदस्य अपने में से ही किसी को चुनते हैं। तो यह भी कथन गलत होगा। विधान परिषद के सभापति का चुनाव होता है, ना कि नॉमिनेशन। अब देखते हैं प्रश्न को। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं? अब यहाँ पूछ रहा है सही हैं। देखिए, ना 1 सही है ना 2 सही है, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, ना तो 1 ना ही 2। अगला प्रश्न, भारत के किसी राज्य की विधानसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस प्रश्न को वर्ष 2019 की परीक्षा में पूछा गया है। पहला कथन है, वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ में राज्यपाल सदन के सदस्यों के लिए रूढ़िगत संबोधन करता है। आसान भाषा में राज्यपाल प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र में संबोधन करते हैं। तो यह कथन सही है। जब आप अनुच्छेद 176 पढ़ेंगे उसमें यह स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि राज्यपाल प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र को संबोधित करेंगे और साथ ही चुनाव के बाद प्रथम सत्र को भी संबोधित करेंगे। दूसरा कथन है, जब किसी विशिष्ट विषय पर राज्य विधानमंडल के पास कोई नियम नहीं होता तो उस विषय पर वह लोकसभा के नियम का
पालन करता है। यह कथन गलत है। विधानमंडल को यह अधिकार है कि किसी कार्य को करने की क्या प्रक्रिया होगी या कार्य संचालन के लिए क्या नियम होंगे, इसका निर्धारण वह स्वयं करे। लेकिन जब तक नियम ना बने, जब तक विधानमंडल किसी कार्य संचालन से संबंधित नियम या प्रक्रिया का निर्धारित नहीं कर लेती, तब तक उस विधानमंडल का कार्य संचालन संविधान लागू होने से पहले उस राज्य में जो विधानमंडल था उसका कार्य संचालन जिस रूप में होता था उसी रूप में होगा। आसान भाषा में, या तो ये नियम बना लें, अगर नियम जब तक नहीं बनाते हैं तब तक अंग्रेजों ने जिस नियम को बनाया था उस राज्य के उस समय के विधानमंडल के लिए उस नियम को फॉलो करेंगे। संविधान में कहीं नहीं लिखा गया है कि राज्यों के विधानमंडल लोकसभा के नियम का पालन करेंगे, तो यह कथन गलत होगा। अब प्रश्न को देखते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं? यहां भी पूछ रहा है, सही कथन पूछ रहा है, तो सही कथन केवल एक है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा ए, केवल एक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस प्रश्न को वर्ष 2018 में पूछा गया है। पहला कथन है, विधानसभा का अध्यक्ष तो अपना पद रिक्त कर देगा या कर देगी। आसान भाषा में, विधानसभा का अध्यक्ष तभी तक अध्यक्ष बना रह सकता है जब तक वह विधानसभा का सदस्य है। बिल्कुल सही है। वस्तुतः विधानसभा के अध्यक्ष का निर्वाचन विधानसभा के सदस्यों द्वारा अपने सदस्यों के बीच में से ही किया जाता है और इनका कार्यकाल विधानसभा के कार्यकाल तक होता है। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, विधानसभा के कार्यकाल के समाप्त होते ही ये अपना इस्तीफा नहीं देते या इन्हें पदमुक्त नहीं किया जाता। ये विधानसभा के अध्यक्ष बने रहते हैं तब तक जब तक दूसरी विधानसभा का गठन नहीं हो जाता, यानी दूसरी विधानसभा के बैठक के तुरंत पहले तक ये विधानसभा के अध्यक्ष बने रहते हैं। ये तीन प्रक्रियाओं के माध्यम से विधानसभा के अध्यक्ष नहीं रहेंगे। पहला, यदि ये विधानसभा के सदस्य ना रहें, तो पहला कथन यही कह रहा है, तो इसलिए पहला कथन सही होगा। दूसरा, यदि विधानसभा संकल्प प्रस्ताव पारित कर देता है या आसान भाषा में कहें प्रस्ताव ला देता है कि अब ये विधानसभा के अध्यक्ष ना रहें और वह प्रस्ताव पारित हो जाता है, तब विधानसभा के अध्यक्ष पद पर नहीं रहेंगे या अध्यक्ष उपाध्यक्ष को लिखित में त्याग पत्र दे दें तब भी वो पदमुक्त हो जाएंगे। तो पहला कथन सही है। दूसरा, जब कभी विधानसभा का विघटन किया जाता है तो अध्यक्ष अपने पद को तुरंत रिक्त कर देगा, यह कथन गलत है। अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ही डिस्कशन किया है कि विधानसभा का अध्यक्ष विधानसभा के विघटन होने के तुरंत बाद अपने पद से त्याग पत्र नहीं देता या अपने पद को रिक्त नहीं करता। वह तब तक अपने पद पर बना रहता है जब तक नई विधानसभा का गठन नहीं हो जाता और उसकी पहली बैठक नहीं बुला ली जाती। प्रश्न को देखते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं? यहाँ भी सही कथन को पूछ रहा है, तो देखिए सही कथन केवल एक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा केवल एक, यानी कि ए। अगला प्रश्न, इस प्रश्न को वर्ष 2020 की परीक्षा में पूछा गया है। प्रश्न है, राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियां किस क्षेत्र में हैं? हम सभी जानते हैं कि जो केंद्रीय विधायिका है वह राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बना है। कुछ मामलों में राज्यसभा को ज्यादा शक्तियां हैं, कुछ मामलों में लोकसभा को ज्यादा शक्तियां हैं, कुछ मामलों में दोनों की बराबर शक्तियां हैं। तो आइए हम तीनों स्थिति को देख लेते हैं कि पहला, किस मामले में लोकसभा को ज्यादा शक्ति है। तो हम सभी जानते हैं कि धन विधेयक केवल लोकसभा में लाया जा सकता है, तो धन विधेयक के मामले में लोकसभा के पास ज्यादा पावर है। यदि किसी विधेयक पे गतिरोध की स्थिति उत्पन्न हो जाए, संविधान संशोधन विधेयक को छोड़ के और धन विधेयक को छोड़ के, तब उस स्थिति में जब संयुक्त बैठक होता है उसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। यहां पर भी लोकसभा के पास ज्यादा शक्ति है, यानी कि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता के संदर्भ में जो कार्यपालिका होती है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इसी कारण लोकसभा में ही केवल अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। तो अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में लोकसभा के पास ज्यादा शक्ति है। लोकसभा में बजट पर चर्चा होता है और मतदान होता है, जबकि राज्यसभा में बजट पर केवल चर्चा होता है, मतदान नहीं होता।
तो बजट के संदर्भ में भी लोकसभा के पास ज्यादा शक्ति है। दूसरा है राज्यसभा। यदि राज्यसभा अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा राज्य सूची के विषय पर संसद को कानून बनाने के लिए अधिकृत कर सकती है, इसे साफ साफ अनुच्छेद 249 में लिखा गया है। यानी कि राज्य सूची पर केवल राज्य की विधायिकाएं कानून बना सकती हैं, लेकिन यदि राज्यसभा संकल्प पारित कर दे, प्रस्ताव पारित कर दे अनुच्छेद 249 के तहत, तब केंद्र के पास यह अधिकार हो जाता है कि वह राज्य सूची के विषय पर भी जिसके पक्ष में संकल्प पारित हुआ है उस विषय पर कानून बना सके। इसके अलावा अखिल भारतीय सेवाएं जो होती हैं, जैसे कि आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, ये सब सर्विसेज जो होती हैं ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, और जब भी नई ऑल इंडिया सर्विसेज की बात होगी उसका गठन केवल राज्यसभा कर सकता है अनुच्छेद 312 के तहत। तो यहाँ पे अखिल भारतीय सेवाओं के गठन के संदर्भ में राज्यसभा को ज्यादा शक्ति प्राप्त है। समान शक्ति की बात होती है तो साधारण विधेयक में दोनों के पास समान शक्ति है। साधारण विधेयक चाहे लोकसभा में पूरा स्थापित हो सकता है, यानी लोकसभा में प्रस्तावित हो सकता है, या राज्यसभा में भी प्रस्तावित हो सकता है। संविधान संशोधन विधेयक। संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में भी दोनों के पास समान शक्ति है। राष्ट्रपति के निर्वाचन तथा महाभियोग की प्रक्रिया पर भी दोनों के पास समान शक्ति है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जो जजेज होते हैं उनको हटाने के संदर्भ में भी दोनों के पास समान शक्ति है। सीएजी को हटाने के संदर्भ में भी दोनों की शक्तियां समान हैं। वहीं अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं। अध्यादेश को स्वीकृति देने के संदर्भ में राज्यसभा और लोकसभा दोनों के पास समान शक्तियां हैं। अब आइए हम विकल्प को देखते हैं। पहला विकल्प है नई अखिल भारतीय सेवाएं गठित करने के विषय में। अभी हम लोगों ने पढ़ा अनुच्छेद 312 के तहत यह राज्यसभा का विशेष अधिकार है, तो यह कथन गलत होगा। सी देखते हैं सरकार को हटाने के विषय में, यानी कि अविश्वास प्रस्ताव लाने के संदर्भ में। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में लाया जा सकता है, यहाँ पे राज्यसभा के पास कोई अधिकार नहीं है, तो ये भी गलत होगा। डी है कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने के विषय में। कटौती प्रस्ताव भी केवल लोकसभा में लाया जा सकता है। मंत्रालय या विभाग को खर्च चलाने के लिए पैसे की जरूरत होती है, इसके लिए वो अनुदान की मांग करते हैं संसद में। जब वो अनुदान की मांग करते हैं तब कोई एमपी उस अनुदान के संदर्भ में कटौती प्रस्ताव ला सकता है। यह कटौती प्रस्ताव केवल लोकसभा में आ सकता है, राज्यसभा में नहीं। यह भी लोकसभा का विशेष अधिकार है, तो यह समान अधिकार नहीं है, तो यह भी कथन गलत होगा। इसका आंसर होगा बी, संविधान में संशोधन करने के विषय में। संविधान में संशोधन करने के विषय में राज्यसभा और लोकसभा दोनों के पास समान शक्ति है। संविधान में संशोधन करने वाले विधेयक को चाहे लोकसभा में लेके आ सकते हैं या फिर राज्यसभा में लेके आ सकते हैं, और दोनों को अलग अलग पारित होना जरूरी है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न, इस प्रश्न को वर्ष 2020 की परीक्षा में पूछा गया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है भारत के संविधान के अनुसार, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे संविधान के अनुसार पूछ रहा है, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो मतदान के लिए योग्य है किसी राज्य में 6 माह के लिए मंत्री बनाया जा सकता है, तब भी जबकि वह उस राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं है। यह कथन बहुत ही विवादित है। कुछ एक्सपर्ट का मानना है यह कथन सही है, कुछ एक्सपर्ट का मानना है यह कथन गलत है। वस्तुतः संविधान में लिखा गया है कि कोई भी व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है वह 6 महीने तक के लिए मंत्री बन सकता है, लेकिन यहाँ पे यह लिखा गया है कि ऐसा व्यक्ति जो मतदान के लिए योग्य है, इसी को लेके विवाद है। ज्यादातर एक्सपर्ट मान रहे हैं कि यह सही है। इसका सही उत्तर जब यूपीएससी अपना आंसर की देगा तब मालूम चलेगा। अभी हम लोग इसको सही मान के चलते हैं। दूसरा, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार कोई भी ऐसा व्यक्ति जो दांडिक अपराध के अंतर्गत दोषी पाया गया है और जिसे 5 वर्ष के लिए कारावास का दंड दिया गया है, चुनाव लड़ने के लिए स्थायी तौर पर योग्य नहीं रह जाता, भले ही वह कारावास से मुक्त हो चुका हो। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में स्पष्ट रूप से लिखा गया है, यदि किसी व्यक्ति को 2 वर्ष या 2 वर्ष से अधिक की सजा मिल गई है, तब वह अपनी सजा पूरी करने के बाद
6 वर्षों तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हो जाएगा। सपोज कीजिए किसी व्यक्ति को 3 वर्ष की सजा मिलती है, तो उसकी सजा 3 वर्ष में पूरी होगी, 3 + 6 वर्ष और वह चुनाव नहीं लड़ सकता। यहां कह रहा है स्थायी तौर पे अयोग्य हो जाता है, यानी कि वो हमेशा के लिए चुनाव नहीं लड़ सकता। तो यह भी कथन गलत होगा। प्रश्न को पढ़ते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है? अभी यहां सही पूछ रहा है। अब यहां देखिए, यदि हम पहले कथन को सही मानते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, और पहले कथन को भी गलत मानते हैं टेक्निकल आधार पे, जो यह शब्द लिखा मतदान के लिए योग्य है, इसके आधार पर, तब हमारा उत्तर हो जाएगा डी। लेकिन यूपीएससी की परीक्षा में एक बात का ध्यान रखना होता है, जो संकल्पना व्यापक होती है उसको सही मान लिया जाता है। तो इस तरह देखा जाए कि जो भी व्यक्ति सांसद नहीं है और वह मंत्री बनता है, वह मतदान के लिए योग्य तो होता ही है, क्योंकि सांसद बनने के लिए जरूरी होता है कि वह 25 वर्ष का हो। तो परंपरा यही है कि उसी व्यक्ति को मंत्री बनाया जाता है जो 25 वर्ष को क्रॉस कर गया हो, तो मतदान के लिए योग्य तो होगा ही। तो इस तरह इसे ए को सही माना गया है। लेकिन वहीं दूसरे लोग कह रहे हैं कि मतदान के लिए योग्य होने का मतलब होता है कि 18 वर्ष से ऊपर हो जाना। तो क्या 18 वर्ष से अधिक आयु के किसी व्यक्ति को मंत्री बनाया जा सकता है 6 महीने के लिए? इसका कहीं स्पष्ट उत्तर नहीं है। हालांकि परंपरा ऐसी नहीं रही है। कोई भी व्यक्ति तभी मंत्री बनता है जब वह 25 वर्ष की उम्र को क्रॉस कर चुका होता है। आसान भाषा में, जब वह सांसद बनने के लिए योग्य होता है तभी उसे मंत्री बनाया जाता है। तो हम इसे ए को आंसर सही मान के चलते हैं। अगला प्रश्न, लोकसभा निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र ए भारत में निवास करने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा दाखिल किया जा सकता है। यानी आसान भाषा में, लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है वह व्यक्ति जो भारत में निवास कर रहा हो, चाहे वह अमेरिका का हो चाहे पाकिस्तान का हो। तो यह गलत होगा। दूसरा विकल्प है, जिस निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन लड़ा जाना है वहां के किसी निवासी द्वारा दाखिल किया जा सकता है। यानी वही चुनाव लड़ सकता है जो उस क्षेत्र का निवासी हो। यह भी गलत है। निवासी होना जरूरी नहीं है। एग्जाम्पल देखिए, राहुल गांधी केरल से जाके चुनाव लड़ते हैं। वो केरल में वायनाड से चुनाव लड़ते हैं और वहां के वो निवासी नहीं है। ऐसे ही स्मृति ईरानी अमेठी से चुनाव लड़ती हैं, वह भी वहां की निवासी नहीं है। प्रधानमंत्री बनारस से चुनाव लड़ते हैं, वे भी बनारस के निवासी नहीं हैं। अगला विकल्प, भारत के किसी नागरिक द्वारा जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में है दाखिल किया जा सकता है। तो यह कथन सही है, या विकल्प सही है। जब हम लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 पढ़ते हैं, उसमें साफ साफ लिखा गया है कि कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक है वह लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है और उसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में होना चाहिए। जहां से लड़ रहा वहां की मतदाता सूची में हो ना हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भारत के किसी क्षेत्र की मतदाता सूची में जरूर होना चाहिए। अगला है, भारत के किसी भी नागरिक द्वारा दाखिल किया जा सकता है। तो यह गलत होगा। किसी भी नागरिक द्वारा दाखिल नहीं किया जा सकता। नागरिक होने के साथ साथ यह भी जरूरी है कि उसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में हो। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।